के क्लास में हम लोग WCT 2 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे क्लास 11 का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों को, ये क्वेश्चन बेस्ड है किस चीज़ पे, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 लीटर सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबल कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, और आइसोथर्मल एट 300 केल्विन फ्रॉम इनिशियल प्रेशर। इसमें हम लोगों को प्रेशर दिया हुआ है 10 atm एंड फाइनल प्रेशर 1 atm। द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स है इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम लोगों को यही क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, 10 लीटर आप लोगों को आइडियल गैस है। तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सबको हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 10 लीटर, फिर उसके बाद आपको टेम्परेचर है 300 केल्विन, फिर प्रेशर दिया हुआ है आपको 10 atm प्रेशर से, फिर ये फाइनल प्रेशर इसका क्या हो रहा है 1 atm हो रहा है। कहने का मतलब हमारा प्रेशर क्या है, वेरिएबल है। और इस कंडीशन में हम लोगों को क्या होगा, अगर प्रेशर वैरी करेगा तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को वॉल्यूम भी वैरी करेगा। तो हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम या इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। दोनों के लिए हम लोगों को इक्वेशन है अपने पास। हमारे पास क्या रिलेशन है, हम लोगों के पास रिलेशन है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्यों, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये रिलेशन इज इक्वल टू nRT, क्योंकि हमारा ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल कंडीशन है। फिर उसके बाद नंबर गिवन सब्सटेंस के लिए नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेंगे। R की वैल्यू क्या है, हम लोगों को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अगर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो जाता है तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसी को कंडीशन को यूज़ करते हुए हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हम लोगों को क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का आपको फॉर्मूला क्या होता है, आइसोथर्मल। एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी की वैल्यू 0, अगर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों को क्या पता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी हैव डेल्टा ई इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर प्लस वर्क डन। ये हम लोगों को इसी क्वेश्चन को यूज़ कर रहे हैं, हम लोग यही क्वेश्चन को यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पे हम लोगों को क्या मिलेगा, ये वैल्यू तो 0 हो गया, ये वैल्यू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर 0 है। तो टेम्परेचर अगर वैरी नहीं करेगा, इंटरनल एनर्जी वैरी नहीं करेगा सिस्टम के लिए। तो अब हमारा वर्क डन हीट ट्रांसफ़र किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन के। और वर्क डन के लिए हम लोगों को क्या इक्वेशन है, वर्क डन के लिए इक्वेशन है आइस। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो इसके लिए प्रोसेस होता है हम लोगों को 2.303 nRT log P1/P2। ये हम लोगों को प्रेशर के टर्म में है। तो हम लोगों को मेन क्या टास्क है अपना, अब हम लोगों को नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल आइडियल गैस में अगर हम लोग फाइंड करें, रिलेशन को अगर ध्यान से देखें तो इसमें हमें रिलेशन क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू nRT या P2 V2 इज इक्वल टू nRT। तो हम लोगों को किसी एक से निकाल सकते हैं। जब इनिशियल प्रेशर आपको 10 atm था तो वॉल्यूम भी क्या था, आपके वॉल्यूम भी थे। यहाँ पे देखिए आपको वॉल्यूम 10 लीटर है तो प्रेशर भी आपको 10 लीटर है। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट आपको 100 atm लीटर हो जाएगा। ये किसके बराबर होने वाला है, ये बराबर होने वाला है आपको nRT के इक्वल होने वाला है। या कहिए कि n को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, P1 V1 डिवाइडेड बाय RT से। तो अगर हम लोग n को रिप्लेस कर दें P1 V1 बाय nRT से, P1 V1 बाय RT से डिवाइड कर दें तो हम लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि RT भी कैंसिल आउट हो जाएगा और जस्ट इसमें वैल्यू किसका पुट करना होगा, P1 इंटू V1 का वैल्यू पुट करना होगा। तो अब हम लोग इसी को देखते हैं। इस इक्वेशन में सारे वैल्यू को पुट करने के बाद जब हमारे
कंडीशन को चेक करें, प्रेशर 1 क्या है आपको 10 atm है, और आपको प्रेशर 2 क्या है, प्रेशर 2 है 1 atm है। दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसी को लॉग, इसी का जो ये रेशियो है 10:1 और log 10 = 1 हो गया। ये वैल्यू 1 हो गया। बाकी बचा हुआ 10 लीटर है, इधर 10 atm है और इधर आपको 2.30 वैल्यू है, -2.30 वैल्यू है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को टोटल वैल्यू क्या आ रही है, 230.3 atm लीटर। इस atm लीटर को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो 101.3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 atm लीटर = 101.4 या 3, अप्रॉक्स में हम लोग 3 ही रखते हैं, जूल पर atm लीटर। तो atm लीटर कैंसिल आउट हो गया। फिर बाकी बचा हुआ जो टर्म्स है ये क्या हो गया, 23,000 हो गया, जिसमें कि अगर हम लोग जूल को कन्वर्ट करें, किस में, जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करें तो 3 डेसिमल प्लेस हमारा आगे आ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 230,303। फिर इसके बाद ये वैल्यू क्या हो रहा है, 23329। ये टोटल वैल्यू आ रहा है आपको। ठीक है, तो इसी वैल्यू को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें जो हम लोगों को वैल्यू हो रहा है, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टर्म्स क्या आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को ये फाइनल आ रहा है 23.329 किलो जूल वैल्यू आ रहा है। और इसी में हमारा जो टर्म्स होगा, इसके लिए अब हम लोग जो इसमें वैल्यू को चेक करने वाले हैं, ये वैल्यू हम लोगों को, इसके लिए हम लोगों को अब हीट निकालना है। तो हीट आपको पता है कि निगेटिव ऑफ वर्क डन, तो जो भी हमने वर्क डन कैलकुलेट किया है उसमें निगेटिव साइन लगाना है। तो जैसे इसमें निगेटिव साइन आएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, ये वैल्यू होने वाला है, ये वैल्यू होने वाला है आपको 23.392, ये किलो जूल कहने का मतलब 1000 टाइम वैल्यू। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 टाइम 3 डेसिमल प्लेस आगे शिफ्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट वन है हम लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आपको हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोगों को वैल्यू क्या दी हुई है, ये वैल्यू जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा हम लोगों को करेक्शन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपको क्या है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपको हीट ऑफ रिएक्शन। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस रिएक्शन के लिए हम लोगों को हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या है, इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वैल्यू है आपको, ये वैल्यू है 651 किलो कैलोरी एट, इसमें जो टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस में। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हम लोगों को जनरली रिप्रेजेंट करता है। ये जो हमारा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है ये इंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हम लोगों को इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और हमें रिलेशन भी पता है कि इंथैल्पी = इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा NG/RT। जब इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को इंटरनल एनर्जी चाहिए। तो इंटरनल एनर्जी के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी = इंथैल्पी माइनस डेल्टा NG/RT। इंथैल्पी की वैल्यू पहले से ही निगेटिव में है, इंथैल्पी की वैल्यू क्या है आपको 651 किलो कैलोरी। फिर उसके बाद ये फाइंड आउट करना हम लोगों को क्वेश्चन के हेल्प से, जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है उसके हेल्प से हमें क्या मिलने वाला है, डेल्टा NG मिलने वाला है। डेल्टा NG कैसे निकलेगा, ये है, आप देखो अगर इसी रिएक्शन को ध्यान से देखिए तो ये सॉलिड है, डेल्टा NG के कैलकुलेशन में इसे कंसीडर नहीं करेंगे। ये गैस है, कंसीडर होगा, ये भी गैस है, कंसीडर होगा, ये भी गैस है, कंसीडर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हो गए, 12।
टोटल नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितने हो गए, ये हो गए हम लोगों को 6। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 6 है। डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है, 6। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू हम लोग 6 मिल गया, ये 6 मोल है। आर की वैल्यू चूँकि कैलोरी में है तो यहाँ भी हम लोगों को 1.8 कैलोरी पर मोल पर केल्विन वाला ही यूनिट लेना होगा। इसके साथ हम लोगों को टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है आपको 17 डिग्री सेल्सियस। जब इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 273 ऐड कर देंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 290 केल्विन। ठीक है, तो सारे वैल्यू को रख के अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है हम लोगों को इस साइड वैल्यू आ रहा है 3.3। ये हम लोगों को वैल्यू क्या आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है 34, ये वैल्यू आ रहा है 3445, लेकिन यूनिट क्या है, कैलोरी में है। इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 3 डेसिमल प्लेस को आगे शिफ्ट करना होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3.445 किलो कैलोरी। और इसको पहले वाले वैल्यू के साथ ये माइनस साइन है, ये भी माइनस साइन है, दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगा। आगे वाले वैल्यू के साथ अगर ऐड करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपको -654.445 किलो कैलोरी हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, यही वैल्यू आपको खोजा जा रहा था, एंथैल्पी, या कहो ये वैल्यू क्या है, इंटरनल एनर्जी। और ये किसके बराबर होगा, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम के इक्वल होगा। ये किसके बराबर है, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, QV कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक ना, तो यही रिलेशन पूछ रहा था, ये फाइंड आपका हो गया। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 3 से चेक करें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फॉर ए स्पॉन्टेनियस चेंज फ्री एनर्जी चेंज, फॉर ए स्पॉन्टेनियस चेंज या फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी इज, हम लोगों को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू हम लोगों को लेस देन 0 होना चाहिए, या कहो कि ये डेल्टा जी हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो हम लोगों को इसमें ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके पहले वाले का ऑप्शन क्या था, बी था। इससे भी ऊपर वाले का ऑप्शन क्या था आपका, 23 किलो जूल था। तो इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ये क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 0 फॉर आइसोकोरिक। आइसोकोरिक कहने का मतलब आइसोकोरिक मीन्स इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा वी की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। डेल्टा वी या कहो डी वी की वैल्यू हमारे लिए 0 होने वाला है, मतलब वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होने वाला है। तो इसी को पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 0 फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा वी शुड बी 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, एट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हम लोगों को कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये भी गैस है, यहाँ भी गैस है, यहाँ भी गैस है। नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट माइनस नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट की वैल्यू अगर चेक करें तो ये 1 माइनस 1.5 हो जाएगा, या कहो कि आपको यहाँ से 1 और यहाँ से हाफ, ये वैल्यू क्या हो गया 1.5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, -0.5 हो रही है। ठीक है, तो -0.5 हो रहा है आपको, और आपको रिलेशन क्या है, इंथैल्पी रिलेशन है इंटरनल एनर्जी के साथ, इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा NG/RT। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपका निगेटिव हो गया, -½ हो गया। तो इस -½ को अगर आप ट्रांसफ़र करोगे इस साइड तो हमारे क्या हो जा रही है, इंटरनल एनर्जी में आप कुछ वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तब जाके आपको इंथैल्पी के बराबर हो रहा है। कहने का मतलब इंथैल्पी की वैल्यू लेस है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल एनर्जी। तो हम लोग इसका रिलेशन क्या स्टेबलाइज होगा, इंटरनल इंथैल्पी इज लेस देन इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए फिर से आपको डेल्टा H और डेल्टा E के बीच रिलेशन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा E फाइंड आउट करना है। हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही रिलेशन होता है। आपको इंथैल्पी हो गया,
हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, और इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आपको डेल्टा NG/RT के बराबर होगा। तो मेन क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, NG को फाइंड आउट करना। तो प्रोडक्ट साइड चेक कीजिए, प्रोडक्ट साइड आपको 12 गैसियस रिएक्टेंट है। ये हमारा लिक्विड है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये हमारा क्या है, ये भी लिक्विड है, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। जो गैसियस सब्सटेंस है वही इन्वॉल्व होते हैं। तो प्रोडक्ट में 12 और रिएक्टेंट साइड 15, तो डिफरेंस कितने का होगा, डिफरेंस होगा आपको 3 का। डेल्टा NG की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा NG की वैल्यू आपको -3 हो गया। तो डेल्टा NG अगर -3 है तो हम लोगों को ये डिफरेंस क्या होगा, -3 मोल। R की वैल्यू हम लोगों को जूल में चाहिए, किलो जूल में चाहिए, तो आप जूल वाला यूज़ करोगे। तो जूल के लिए 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये किसका यूनिट है, R का यूनिट है। और इसमें टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है आपको, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है आपको 25 डिग्री सेल्सियस, कहने का मतलब 298 केल्विन। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू 298 केल्विन दिया हुआ है। जब इस रिएक्शन को यूज़ करोगे तो इसके साथ हम लोगों को टर्म्स क्या हो रहा है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू क्या आता है, 7432 जूल आता है। लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए, किलो जूल में। तो 3 डेसिमल प्लेस को आगे शिफ्ट किए, ये वैल्यू हमारा क्या हुआ, किलो जूल में आंसर आया। ये क्या है आपको, डेल्टा H माइनस डेल्टा E, या कहो कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऑप्शन क्या हो गया हम लोगों को, करेक्ट ऑप्शन हो गया 6 का A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर। ये दिया हुआ है हम लोगों को, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का और ये किसका है, वाटर का। व्हाट विल बी द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ये हम लोगों को रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट की जितनी भी वैल्यू है, प्रोडक्ट के लिए एंथैल्पी वैल्यू दिया हुआ है -286 किलो जूल। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट साइड जो भी है उसके एंथैल्पी को चेक कीजिए। 1 मोल के लिए वैल्यू दिया हुआ था, आपको है कितना मोल, 2 मोल है, तो इसका डबल टाइम करना होगा। तो -2 इंटू -286 प्लस प्योर सब्सटेंस अगर कोई भी एलिमेंट होता है तो उसके एंथैल्पी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो ये वैल्यू हमें 0 हो गया। रिएक्टेंट साइड क्या है, लिक्विड वाटर। लिक्विड वाटर के लिए इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, लिक्विड वाटर के एंथैल्पी का वैल्यू दिया हुआ है आपको -188 किलो जूल, और इसी में माइनस साइन आगे लगाएंगे, माइनस के बाद ये वैल्यू लग रहा है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 2 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आ रहा है आपको, ये वैल्यू आ रहा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा HR, ये वैल्यू आ रहा है कितना, ये आ रहा है -196। यूनिट क्या होगा इसका, इसका यूनिट होगा किलो जूल में यूनिट होगा इसका, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे के सारे कैलकुलेशन किस में किए गए हैं, किलो जूल में किए गए हैं, तो इसका यूनिट भी क्या होगा आपको, किलो जूल होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया इसका फर्स्ट ऑप्शन, 7 का फर्स्ट वन। नेक्स्ट है आपको कह रहा है हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन के लिए एटॉमिक मास अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे तो ये 16 है। फिर उसके बाद है इथेन, फार्मूला दिया हुआ है, फिर उसके बाद प्रोपेन दिया हुआ है, फिर उसके बाद ऑक्टेन दिया हुआ है। सभी के लिए आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन की वैल्यू दी हुई है। पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा जो फ्यूल है या कौन सा जो गैस है बेटर रॉकेट प्रोपेलेंट के तरह काम करेगा। ये बेटर रॉकेट फ्यूल जिसको हम लोग प्रोपेलेंट कहते हैं, कौन सा बेटर यूज़ करेगा। तो देखिए हम लोगों को रॉकेट में सबसे बेस्ट फ्यूल कौन कहलाएगा, जिसके एंथैल्पी ऑफ कंबशन या कहो कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर यूनिट मास को 1 ग्राम के लिए जो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा वही क्या होगा, बेटर फ्यूल होगा। तो जितना भी आपको एंथैल्पी रिलीज़ हो रहा है इसके मॉलिक्यूलर मास से अगर आप डिवाइड कर दो तो जो वैल्यू मिलेगा
जिसकी वैल्यू सबसे हाई होगी वही क्या कहलाएगा इसका, उसी को हम लोग बेटर फ्यूल कहेंगे। इसका अगर कैलकुलेशन देखें तो सबसे पहले किसका कैलकुलेशन किया गया है, ऑक्टेन के लिए। ऑक्टेन की जो भी वैल्यू दी हुई है उसमें उसके एटॉमिक मास से डिवाइड किए, ये 11.442 आया। फिर सेकंड वैल्यू किसका दिया गया है, सेकंड वैल्यू दिया गया है मीथेन का। तो मीथेन की वैल्यू अगर देखें तो सभी अभी 13.15 आ रहा है, ये किसका है, मीथेन का है। फिर उसके बाद तीसरा किसका है, तीसरा है आपको प्रोपेन का, तीसरा है आपको प्रोपेन का कैलकुलेशन किया गया है इसमें। तीसरा प्रोपेन का है, प्रोपेन की वैल्यू कितनी है, प्रोपेन की वैल्यू है 5, ये वाली प्रोपेन की वैल्यू ये वाली है 526.3 डिवाइडेड बाय 44, इसकी वैल्यू भी 11.96 ही आ रही है। तो उसके बाद थर्ड को चेक करें, थर्ड है आपका, फोर्थ है आपको इथेन। इथेन की वैल्यू कितनी आ रही है, 12.28। तो अगर सबसे हाईएस्ट वैल्यू है तो कौन सा वैल्यू है, -13.175। ये नेगेटिव साइन से हमें मतलब नहीं है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करने के लिए है। तो ये आपको क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा। जो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा वही सबसे बेटर फ्यूल होगा। तो इसमें ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों को मीथेन इज़ अ बेस्ट रॉकेट फ्यूल। हम लोगों को बेस्ट रॉकेट फ्यूल डिसाइड करना था, तो मीथेन। सबसे कम किसकी इफेक्टिव वैल्यू होगी, सबसे कम होगा हमारा ऑक्टेन का, ये सबसे लास्ट पोजीशन पे है। इसकी वैल्यू कितनी है, फोर्थ पोजीशन है इसका। इसके बाद किसका पोजीशन है, इसके बाद है पोजीशन आपको इसका है, ये वाला वैल्यू किसका है, थर्ड पोजीशन पे है। सेकेंड पोजीशन पे कौन सा आ रहा है, सेकेंड पोजीशन पे आपको ब्यूटेन वाला आ रहा है। ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका सेकेंड पोजीशन है और ये आपको फर्स्ट पोजीशन है। तो सबसे हाईएस्ट, सबसे बेटर फ्यूल कौन होगा, सबसे बेटर फ्यूल आपको मीथेन ही होगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 9 अगर चेक करें तो ये जस्ट आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि नेट हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम whether it brought about in two or more different way in a two or more different way in a one or several step। कहने का मतलब है कि कोई केमिकल रिएक्शन को एक स्टेप में कंप्लीट करें या एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट करें, तो हर जगह पे हम लोगों को इसके जो नेट चेंज होंगे सेम होंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये कौन से लॉ पे बेस्ड है, ये लॉ है बेस्ड आपको हैस लॉ। हैस लॉ कहो या इसको हम लोग बॉर्न हैबर्ट साइकिल भी कह सकते हैं, या बॉर्न हैबर्ट साइकिल या हैस लॉ इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन को आप सिंगल स्टेप में प्रोसीड करवा रहे हैं या मोर देन वन स्टेप में प्रोसीड करवा रहे हैं, अगर इनिशियल एंड फाइनल स्टेप सेम है तो उस रिएक्शन के लिए एनर्जी चेंज की वैल्यू सेम रहेगी। तो नेट हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वाट एवर इट ब्रॉट इन टू और मोर डिफरेंट वे। किसी भी एक से ज़्यादा, मान लो कि ए से बी से रिएक्शन हो रहा है तो ए से डायरेक्ट बी में कन्वर्ट हो जाए, या ए से पहले सी में कन्वर्ट हो फिर डी में कन्वर्ट हो तब जाके आपको बी में कन्वर्ट हो, दोनों जगह एंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इसी को हम लोग कहते हैं हैस लॉ। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है आपको, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HF। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है आपको 57.32 किलो जूल सिंपल ऑर्डर में। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन है कि ये जो स्ट्रॉन्ग आपका एसिड है इसमें जो आपको F- आयन रिलीज़ हो रहा है, ये क्या करता है, आपको इसके हाइड्रेशन की एनर्जी बहुत हाई होती है। ये आपको एक्चुअली रिलीज़ कितना करता है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है -68 किलो जूल। कहने का मतलब 68 किलो जूल पर मोल एनर्जी ये रिलीज़ करता है इन प्लेस ऑफ 57.32, ठीक ना। तो इस कंडीशन में हम लोगों को इसके कारण क्या है, इसके काउज क्या है, इसके काउज हैं कि इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फ्लोरीन माइनस आयन इज़ अ वेरी हाई। जब भी फ्लोरीन माइनस आयन को वाटर का मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेरेगा या इसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रेशन दिखाएगा, तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज हैं और इसके जो नेगेटिव चार्ज हैं इसके बीच क्या होता है, इसके बीच आपको बॉन्डिंग हो जाएगी और इसी के कारण से ये क्या करेगा, ये आपको हाई इंथैल्पी रिलीज़ कर रहा है
या कहो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर देन 57.32 किलो जूल। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपको क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है, गिवन दैट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर गैस इज दिस वन। इसकी वैल्यू कितनी है, ये ऑर्डर में है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का है, ये आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का है और ये आपको वाटर का है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या चेंज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। तो रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज कैसे मिलती है आपको पता है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको मिलता है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिलता है समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट साइड आपको कौन कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू कितनी है, -110.5 और वाटर की कितनी है, -241.8। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में वैल्यू आएगा, माइनस में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस में 352.3 वैल्यू आ रही है इसकी। इसमें सब्सट्रैक्ट क्या करना है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट साइड वाले देखो कौन कौन सा है। रिएक्टेंट साइड है आपको, पहले प्रोडक्ट साइड क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर गैस, ये दोनों था। इसमें सब्सट्रैक्ट किसके इंथैल्पी को कर रहे हो, इसमें इंथैल्पी सब्सट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 गैस। तो H2 गैस क्या है, एलिमेंट है, इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। ठीक ना। तो अब इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे, कौन सा सब्सटेंस बच गया है, सिर्फ आपको बच गया है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू सबसे पहले दी हुई है, तो इसी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कितने मोल्स इसके बन रहे हैं, 1 ही मोल बन रहे हैं, 1 ही मोल है इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 मोल यूज़ हो रहा है। तो इसको सब्सट्रैक्ट किए, माइनस साइन प्लस साइन हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 41.2 जूल। इसकी वैल्यू क्या होगी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गई 41.2 किलो जूल। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपको कंसीडर द रिएक्शन। हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है क्लोरीन से, फिर ये फॉर्म क्या कर रहा है, HCl का फॉर्मेशन कर रहा है। HCl के फॉर्मेशन के साथ साथ इसमें क्या हो जा रहा है, आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। कैलकुलेट करने के लिए कहा, इंथैल्पी दिया हुआ है, कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है आपको इंटरनल एनर्जी। इफ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ क्लोरीन। तो देखिए इस रिएक्शन में आपको इसका बैलेंस रिएक्शन क्या होगा, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के मोल को 3 से मल्टीप्लाई किए, क्लोरीन के भी 3 मोल से मल्टीप्लाई हुआ, तो हम लोगों को बना क्या, HCl बन गया। कितने मोल्स बने इसके, 6 मोल बने। तो इसी को यूज़ करें अगर हम लोग इसी रिएक्शन को ऊपर वाले इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए बात करें, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, -55 किलो जूल होगा। फिर इसमें डेल्टा Ng की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करके देखो तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर भी 3 है, यहाँ भी 3 है और ये भी टोटल 3 है। डेल्टा Ng की वैल्यू इसके लिए 0 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन। जो इंथैल्पी की वैल्यू है वही इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होगी। दोनों का वैल्यू हम लोगों को क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी चेंज किसके बराबर हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज हम लोगों को इंथैल्पी चेंज के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम लोगों को माइनस साइन के साथ आना चाहिए, ऑप्शन में माइनस नहीं है तो ये हम लोगों को नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में, व्हेन ए सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंट्रोपी बिकम। इसमें हम लोगों को कोई सॉलिड है, सॉलिड को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, किसी भी सब्सटेंस का, मेटल है सॉलिड फॉर्म में, इसी मेटल हो या नॉन मेटल हो, कोई भी हो सॉलिड फॉर्म में है,
और इधर आपको क्या है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें क्या हो गया, इंट्रॉपी बढ़ रही है। रैंडमनेस, जब भी हम लोग सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाते हैं तो इंट्रॉपी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो इसमें हम लोगों को ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग नीचे सॉल्व कर रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है आपको 14 नंबर में, आपको जिंक का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा रहा है। जिंक और ऑक्सीजन रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना रहा है। इसके लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी हुई है 48,000 कैलोरी। फिर उसके बाद मरकरी रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, फॉर्म क्या कर रहा है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का। फिर इसके बाद इंथैल्पी दी हुई है। तो हम लोगों को द हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H फॉर हाइड्रोजन जिंक प्लस HgO, तो ये जो फॉर्म कर रहा है इसके लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चाहिए। तो ये रिएक्शन आएगा कैसे, ऊपर वाले रिएक्शन को ही अरेंज करके लाना है हम लोगों को। इस साइड हम लोगों को प्रोडक्ट साइड HgO चाहिए, तो इस रिएक्शन को रिवर्स करना होगा। जो भी इसकी इंथैल्पी की वैल्यू है वो साइन चेंज हो जाएगी। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए पॉजिटिव इंथैल्पी है तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव इंथैल्पी हो जाएगा। तो ये माइनस साइन आ गया। बाकी ऊपर वाले ही रिएक्शन को यूज़ किए, दोनों को ऐड किए, तो नेट रिएक्शन जो आना था हम लोगों को, नेट रिएक्शन वही मिल रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हम लोगों को बी नंबर ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन अगर देखें, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपको कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल इज गिवन बाय ए केमिकल इक्वेशन, गिवन बाय द केमिकल इक्वेशन। देखिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। तो मिथेनॉल के लिए क्या जरूरी है, CH3OH यही ज़रूरी है। तो कार्बन ज़रूरी है, हाइड्रोजन ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो देखिए कौन से रिएक्शन में कार्बन आ रहा है, यहाँ से भी कार्बन आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। डायमंड क्या है, उसका एलोट्रॉप है, इसकी इंथैल्पी थोड़ी हाई होती है। तो हम लोगों को यूज़ क्या होगा, ग्रेफाइट यूज़ होगा एज ए प्योर फॉर्म। तो इस कंडीशन में हम लोगों को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन कौन सा होगा, बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसके साथ ही हम लोग ये क्वेश्चन, ये क्या था हमारा, वैट WCT2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग KYPM का देखेंगे। ठीक है बच्चे।